वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के PYQs दैट इज रिलेटेड टू योर यूनिट 9 पार्ट 9 एंड इसमें हम ज़्यादातर ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. यस, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर सीरीज में वो दिया हुआ है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन सारे कंपाउंड जो दिए हुए हैं, देयर इज अ लिस्ट. इसमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्फिन, देन एब्रिन, देन सी चॉइस लेसिथिन, यूरिडीन एंड कुरकुमिन. ठीक है, इन्होंने 5 चॉइस दी हुई हैं एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो मॉर्फिन हमें पता है कि मॉर्फिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट, लेकिन एब्रिन, लेसिथिन, यूरिडीन ये इट इज अ न्यूक्लियोसाइड. यूरिडीन क्या है? इट्स अ न्यूक्लियोसाइड. लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड का पार्ट होता है ना. और ये जो कुरकुमिन है इट इज अ कलरिंग प्रोडक्ट ऑफ हल्दी. जो हमारी टर्मरिक होती है उसको एज अ कलरिंग एजेंट भी काफी चीजों में डाला जाता है, तो इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ठीक है, तो हमारा जो आंसर है दैट इज मॉर्फिन. मॉर्फिन के बारे में तो आपको पता है, जितने भी ये जो ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं. ऑयल्स जो हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं, वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट चॉइस है दैट इज मॉर्फिन एंड कुरकुमिन. ठीक है, जब हमें बाकी तीनों के बारे में पता होगा तभी हम उसको चॉइस भी कर पाएंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है. तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 1, A and E, मॉर्फिन एंड कुरकुमिन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? एनी केमिकल दैट कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन. लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन जिससे चला जाता है, कहीं दर्द हो रहा है या कुछ इस तरीके का हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वेदर इट इज सिडेटिव, ए चॉइस में दिया हुआ है सिडेटिव, और एनाल्जेसिक, और एनेस्थेटिक, और स्टिमुलेंट. ठीक है, तो स्टिमुलेंट तो किसी चीज को स्टिमुलेट करेगा और ज्यादा फंक्शनैलिटी उसकी बढ़ जाएगी, और सेंसेशन हटाने के लिए एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो बिल्कुल बेहोश कर दिया जाता है. ये तो आपको पता है, एनेस्थेटिक्स से तो बिल्कुल बेहोश हो जाता है. एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है पेन किलर जैसे हम बोलते हैं. ठीक है, तो जो आंसर हमारा आएगा दैट इज सिडेटिव. सिडेटिव ड्रग्स होती हैं वो हमारे लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्मोकिंग कॉज. स्मोकिंग से क्या क्या हो सकता है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था पार्ट 9 यूनिट 9 का, जिसमें ड्रग्स, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग, इस सब के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता है कि स्मोकिंग इज रियली वेरी इंजीरियस टू अवर हेल्थ. इट कैन कॉज लिप कैंसर, इट कैन कॉज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इससे हो सकती हैं. तो बेटर है कि हम जो है ऑल ऑफ दीज पर जाएं और इसको टिक करें, क्योंकि इससे लिप कैंसर का भी खतरा हो सकता है, लंग कैंसर का भी खतरा हो सकता है, और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेती है जो स्मोकिंग करते हैं, है ना. तो इसलिए हमारी जो करेक्ट चॉइस आएगी वो आएगी चॉइस नंबर ई. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 है द ड्रग मैरिजुआना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. ड्रग जो मैरिजुआना है वो किससे मिलता है? ठीक है, तो ये तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्लांट. जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में जो जितने भी ड्रग्स दिए हुए हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो किस से मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, और उनका करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी वो किस तरीके का सिम्टम देंगे, किस तरीके की उनको लेने के बाद क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं इनसाइड द बॉडी. वो सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए और इस पर रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं. तो जो ड्रग मैरिजुआना है उसके लिए 4 चॉइस यहाँ पर दी हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की जो ए चॉइस है वो है कैनाबिस सटाइवा, बी चॉइस इज पेपावर सेमनिफेरम, सी इज your Atropa valledona, and D is Dhatura alba.
ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो ड्रग मैरिजुआना है वो हमारा कैनाबिस सटाइवा से मिलता है और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको याद होगा और इनमें से किसी भी ड्रग का पूछा जा सकता है कि उसका प्लांट कौन सा है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, उसे लेने से सिम्टम्स क्या होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी रिलेटेड आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए चॉइस एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कर देता है अगर हम ज़्यादा कोई भी ड्रग एडिक्ट बंदा, ड्रग एडिक्ट इंसान अगर कोई ज़्यादा कोकीन ले ले तो हेलुसिनेशन हो सकता है क्या उससे। बी है एट्रोपा वेलाडोना एंड धतूरा इज ऑल्सो हेलुसिनेटिंग प्लांट्स। सी जो चॉइस है उसमें लिखा हुआ है कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड स्मैक। कोकीन को स्मैक कहा जाता है। एंड ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडायाज़ेपामीन आर used as medicine to treat mental illness like depression and insomnia। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट वुड बी एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन कैन कॉज हेलुसिनेशन। आपको वो किसी और ही दुनिया में पहुंचा देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी योर ए चॉइस। Question number 6. Given below are two statements. Statement 1, morphine lead to delusion and disturbed emotions. ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो मॉर्फिन है उससे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बार्बिटूरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी यूफोरिया। बार्बिटूरेट्स जो भी लोग लेते हैं एज अ ड्रग उनको रिलैक्सेशन लगता है और टेम्परेरी वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। मीन्स उन्हें कुछ भी जो वो सोचते हैं उन्हें वो सच लगने लगता है। इस तरीके का यूफोरिया उनको हो जाता है। तो इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो अलग अलग ड्रग्स से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट मॉर्फिन से रिलेटेड दिया हुआ है कि उससे ड्रग्स इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि नॉर्मली इमोशन डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी चीज़ें, उसकी जो एक्टिविटीज़ है मॉर्फिन लेने के बाद बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती हैं, तो डिस्टर्ब होने का सवाल नहीं उठता। खैर अभी हम चॉइस देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ओपिनियन गिवन बिलो। फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्फिन जो है उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं इमोशंस, आदमी काम हो जाता है, चुप हो जाता है और उसकी बॉडी की जो चीज़ें हैं बिल्कुल धीरे हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। यूफोरिया तो होता है बार्बिट्यूट से। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नहीं, बल्कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ये चौथा आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ड्रग से रिलेटेड कि उसको लेने के बाद इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, किस प्लांट से ये मिलते हैं ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, select the correct statement from the one given below. First, chewing tobacco lower blood pressure and heart rate. तम्बाकू चबाने से ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट रेट कम होती है, जबकि होता उल्टा है ना। तम्बाकू चबाते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ती है। तो ये फर्स्ट आंसर जो है वो गलत है, हमारे को करेक्ट वन यहाँ पर देखना है। उन्होंने कहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द given below. Second, barbiturates when given to a criminal make them tell the truth. बार्बिट्रेट्स क्रिमिनल्स को सच बोलने के लिए दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो किसी यूफोरिया में चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि उनको सच बोलने के लिए इस तरीके की कोई ड्रग दी जाती है। कोकीन इज गिवन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट रिकवरी।
सर्जरी के बाद तो मॉर्फिन को ज़रूर दिया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, पेन किलर एज अ पेन किलर कोकीन को नहीं दिया जाता है सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए। नो, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू अ पर्सन हु हैव अंडरगो सर्जरी एज अ, हाँ यही मैं बता रही थी कि एज अ पेन किलर मॉर्फिन की एक स्लाइट लिटिल डोज एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर दी जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, अगर कोई पेशेंट को सर्जरी होनी है, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ पेन किलर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इट वुड बी द चॉइस नंबर 4, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू अ पर्सन हु हैव अंडरगो सर्जरी एज अ पेन किलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यस, देखिए जो अभी मैं आपसे डिस्कस लगातार कर रही थी कि स्ट्रक्चर भी दिया जाता है एग्जाम्स में, कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, कई स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर, तो वो उस पर क्वेश्चंस आते हैं। सो योर क्वेश्चन नंबर 8 वुड बी द आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है। इज इट कोकीन फ्रॉम erythroxylum coca, or B choice morphine from the papaver somniferum, C cannabinoid from cannabis sativa, और हेरोइन फ्रॉम एट्रोपा वेलाडोना। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो कैनाबिनॉइड का है, जो कि कैनाबिस सटाइवा से मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी आंसर नंबर सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विड्रॉल सिम्टम, विड्रॉल सिम्टम नहीं है ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ ड्रग और एल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति ड्रग या एल्कोहल लेना बंद कर देता है तो उसके अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक ऐसा सिम्टम है जो विड्रॉल सिम्टम की तरह काम नहीं करेगा। तो ए चॉइस है यूफोरिया, बी एंजाइटी, सी शेकीनेस, डी नोजिया एंड स्वेटिंग। जब कोई ड्रग एडिक्ट पर्सन ड्रग्स लगातार लेता रहता है तो उसे कुछ चीज़ों की आदत पड़ जाती है, ठीक है, और जब वो उसको छोड़ना चाहता है या विड्रॉ करता है, तो जब विड्रॉ करता है तो उसके शरीर में, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, अलग तरीके की सिम्टम्स आते हैं। उसे बहुत बेचैनी होती है, नोजिया जैसा फील होता है, स्वेटिंग होने लगती है, एंजाइटी फील होती है ना। तो ये सारे जो सिम्टम है ये विड्रॉल सिम्टम है, जिसमें एंजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, नोजिया एंड स्वेटिंग होगी। लेकिन यूफोरिया ये विड्रॉल सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, ये तो लेने से ही होता है। ठीक है, तो बार्बिट्रेट जैसा कि मैंने बताया, उसको लेने से यूफोरिया जैसा फील होता है लोगों को। तो ये जो 3 है ये हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी द ए चॉइस, यूफोरिया। सो एज नॉट लिखा है, इट इज नॉट अ विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, so this is about the question number 9. Let's move to the next slide. Next question, that is question number 10. Every time when a dose of a drug has to be increased to achieve the same kick, there is a term kick. Kick अगर किसी को लेनी है, every time when a dose of a drug has to be increased to achieve the same kick that initially occur in response to smaller dose, दिस कंडीशन इज नोन एज। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति इनिशियली ड्रग्स नहीं लेता है या इनिशियली एल्कोहल नहीं लेता है, और पहली बार जब वो एल्कोहल या सिगरेट या कोई ड्रग लेता है, तो इनिशियली लेने के बाद उसको बहुत कम डोज में ही कुछ मतलब वो एक लिमिट तक टॉलरेट उसे कर पाएगा और एक तरीके की किक मिलती है करने से। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी ड्रग का सेवन कर रहा है और उसको दोबारा उसको लेना है, तो उसको क्या, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, क्योंकि वो ले तो रहा है, यानी एक लिमिट तक तो वो एडिक्ट हो गया है ना। अब उस लिमिट से ज्यादा उसको लेनी है, तो उसको किक शब्द यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब वो इनिशियली स्मॉल डोज लेता था, जब उसे जो चीज़ फील हुई थी उसे अगर दोबारा फील करनी है, तो उस लेवल को, उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा। तो उस कंडीशन को, एडिक्शन तो वो है जब हम लगातार रूटीनली कोई चीज़ ले रहे हैं, है ना, इसकी हमें आदत हो चुकी है, वी कैन टॉलरेट इट। हम रूटीनली अगर हम मतलब जो व्यक्ति किसी ड्रग को रूटीनली ले रहा है तो उसको एडिक्शन है, डेली लेता है, या यू कैन से डेली लेता है, तो एडिक्शन होगा। डिपेंडेंस उसके बगैर रह ही नहीं सकता, उसके बगैर वो बहुत परेशान हो जाएगा अगर, तो उसके लिए हो जाएगा डिपेंडेंस टर्म। तो टॉलरेट वो उस पर्टिकुलर एक लिमिट तक कर पा रहा है और फिर उसको किक चाहिए, तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा टॉलरेट, टॉलरेंस।
ठीक है, टॉलरेंस यहाँ पर शब्द आएगा। इसका जो इस किक का नाम होगा, एवरी टाइम व्हेन अ डोज ऑफ अ ड्रग हैज टू बी इंक्रीज्ड टू अचीव द सेम किक, डेली थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा रही है। जैसा पहले दिन उसे फील हुआ था, दूसरे दिन नहीं हो पा रहा क्योंकि उतने की आदत पड़ गई बॉडी को, फिर बढ़ाई फिर बढ़ाई फिर बढ़ाई। तो वो किक, वो स्टिमुलेंट्स उसको लेने के लिए, वो जो किक लेने के लिए एवरी टाइम जो डेली ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जा रही है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे टॉलरेंस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 रिलेटेड क्वेश्चंस। जो कुछ क्वेश्चंस थे आपके पार्ट नंबर 9 से रिलेटेड, वो अभी हमने डिस्कस किए। स्टिल आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के वी विल डिस्कस।